नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम हिंदी की क्लास को आगे करते हुए अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा आज का शब्द विचार के अंदर, यानी शब्द रचना भी कह सकते हैं आप इसे। शब्द रचना, उपसर्ग प्रत्यय हम पढ़ चुके हैं। इसमें आज हम पढ़ेंगे समास। शब्द रचना की शब्द संरचना जो होती है ना, उसकी इकाई है ये, है ना। शब्द संरचना चार मैंने बताया था आपको: संधि, उपसर्ग प्रत्यय और समास। शब्द संरचना की 4 इकाइयाँ होती है ना। तो आज हम समास को पढ़ेंगे। समास, सबसे पहले समास बना है सम जमा आस। व्यंजन संधि है इसमें, सम जमा आस। इस सम का मतलब होता है पास या समीप, और आस का मतलब होता है बैठाना। ठीक है, इसका मतलब पूरे समास का मतलब क्या हो जाएगा, यानी किसी भी शब्द का, यानी 2 शब्द होंगे उनका रूप कैसा कर देना, संक्षिप्त कर देना। संक्षिप्त, तो समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षिप्त करना या छोटा करना। ठीक है, संक्षिप्त करना या छोटा करना। अगर कभी समास का विलोम शब्द पूछ ले, विलोम शब्द, तो इसका विलोम होता है व्यास। और जो व्यास शब्द है ये बना आपका वी धन आस। ठीक है, वी मतलब थोड़ा सा, व्यास मतलब क्या होता है? अगर समास के संदर्भ में लेंगे तो समास नज़दीक और व्यास मतलब दूर, है ना। चलिए, अब मैं इसकी परिभाषा की बात करती हूँ कि समास की परिभाषा क्या होती है। इम्पोर्टेंट है इसकी परिभाषा। परिभाषा: 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक शब्दों के सार्थक, सार्थक मतलब अर्थ के सहित, मेल को समास कहते हैं। समास कहते हैं। अब आप कहेंगे कि 2 या 2 से अधिक का मतलब क्या हुआ? जैसे आपने सुना होगा जन गण मन, जन गण मन, है ना। ये यहाँ पर 2 या 2 से अधिक है ना। 2 शब्द तो है ही, लेकिन यहाँ पे और भी हमारे पास 3 है। 2 तो आपको पता ही होगा, जैसे रसोई घर हो गया, राज कुमार, 2 शब्द है इसमें। अब राजा का कुमार, यानी राज और कुमार 2 शब्द यहाँ पर मिल जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं यहाँ पर। चलिए अगला देखते हैं। थोड़े से कुछ इसमें अपने शब्दों को ध्यान रखना है। देखो, समास तो समझ आ गया। अब समास में 2 पद होते हैं, 2 पद होते हैं। एक होता है पहला पद, जिसका एक नाम होता है पूर्व पद। ठीक है, एक होता है दूसरा पद, दूसरा पद, जिसको आप कह सकते हैं उत्तर पद। ठीक है, 2 पद। और जब ये 2 पद आपस में पास आते हैं तो इन 2 पदों से बने मेल को हम कहते हैं समस्त पद। समस्त पद, तो समास के अंदर जो, जैसे रसोई घर, तो वो समस्त पद कहलाता है। ठीक है, तो समस्त पद समझ गए होंगे। यानी जो समास से बने पद को हम क्या कहते हैं? समास से बने पद को। याद रखने वाला नहीं, बस एक बार देख लेना ये
फिर आप आपके माइंड में बैठ जाएगा थोड़ा सा, है ना। अब देखो इसमें और चीज़ होती है क्या, आपने देखा होगा कि समास विग्रह भी होता है एक शब्द, समास विग्रह। अब ये समास विग्रह क्या है, समास विग्रह क्या है, समस्त पद, ठीक है, समस्त पद को के जो अंग है को अलग अलग, समस्त पद के अंगों को अलग करने की प्रक्रिया, अलग करने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, समस्त पद कहते हैं, समास विग्रह कहते हैं, ठीक है। समास विग्रह कहा जाता है। इसमें आपने देखा होगा विग्रह करते हुए, जब हम विग्रह करते हैं तो जब हम उसको वापस से समास समस्त पद बनाते हैं तो जो बीच के जो हमारे पास योजक चिन्ह होता है या विभक्ति चिन्ह होते हैं कोई भी, तो या कोई अव्यय पद होता है, उनका हम क्या कर देते हैं, लुप्त कर देते हैं, है ना। ये चीज़ें आपने यहाँ से थोड़ी सी ध्यान रखनी है, ठीक है। 3-4 पॉइंट आपने यहाँ पर ध्यान रखना है यहाँ, ठीक है। देखिए पहला समास क्या है, देखो आपने देखा कि पूर्व पद क्या है समास के अंदर, फिर आपने देखा उत्तर पद क्या है, फिर आपने देखा कि समस्त पद क्या है, और फिर आपने लास्ट में देखा क्या, समास विग्रह क्या होता है। अगर क्वेश्चन बनाता है कि इसका समास विग्रह करिए तो आप उसका विग्रह कर सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ समझा देती हूँ एक एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे हमें दिया होता है राजमहल, शब्द है राजमहल, राजमहल, तभी राजमहल क्या है, अभी ये राजमहल समस्त पद है, ठीक है, समस्त पद है। अगर मैं इसको अलग करूँगी, राजा, राज और महल, राज यहाँ पे पूर्व पद है और महल यहाँ पे उत्तर पद है, ठीक है। अब मैं इसका विग्रह करूँगी, राजा का महल, ठीक है, राजा का महल, इस तरीके से ये समास विग्रह है यहाँ पर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, जैसे कि रसोई घर, जैसे रसोई घर आ गया आपके पास, तो यानी कि देखो रसोई क्या है, प्रथम पद है यानी पूर्व पद है, और घर क्या है, उत्तर पद है, और ये रसोई घर क्या है, ये है आपका समस्त पद, ये आपका समस्त पद है, ठीक है। और अगर मैं लिखूं रसोई के लिए घर, तो ये हो जाएगा आपका क्या, समास विग्रह, समास विग्रह। बस इतनी बात आपने यहाँ से याद रखनी है, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं कि समास के भेद कितने हैं। समास के भेद, भेद यानी प्रकार, देखिए 4 भी होते हैं, 5 भी होते हैं, 6 भी होते हैं। मेनली आपको 6 ही याद रखना है। 4 आपकी प्रधानता, पदों की प्रधानता के आधार पर है, ठीक है, और 5 मूल थे, मूल मूल मतलब संस्कृत में थे, और जो 6 हैं आज हम इनको हिंदी में 6 भेद पढ़ते हैं। किसके, तो समास के। ये चीज़ आपने यहाँ से याद रखनी है। मूल में थे कितने, 5, और प्रधानता के आधार पर कितने हैं, 4। तो मूल वाले तो हम देखेंगे नहीं, हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे प्रधानता के आधार पर, क्योंकि कई बार ये आ जाता है, ठीक है, और इन्हीं से आगे बने आपके हिंदी में। देखो प्रधानता के आधार पर समास के भेद, प्रधानता के आधार पर कितने बताया मैंने आपको, 4, ठीक है। तो यानी सबसे पहला प्रथम पद प्रधान, ये हो गया पहला, जिसको आप अपनी भाषा में क्या कहते हैं, ये ऐसे ये याद रखने के लिए, अव्ययी भाव, नाम तो इसका प्रथम पद प्रधान है। दूसरा आता है दूसरा पद प्रधान, दूसरा भेद क्या है, दूसरा पद प्रधान, जिसे आप अपनी भाषा में क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास, ठीक है। और तीसरा आता है उभय, उभय मतलब दोनों, आप दोनों भी लिख सकते हैं यहाँ पर, दोनों पद प्रधान। तीसरा क्या आता है, दोनों पद
प्रधान, जिसको हम हिंदी में याद करते हैं द्वंद्व समास। ठीक है। और चौथा जो आता है दोनों पद अप्रधान, दोनों पद अप्रधान, अप्रधान, और हिंदी की भाषा में हम उसको कहते हैं बहुव्रीहि, बहुव्रीहि। ठीक है। चलिए इनको मैं थोड़ा सा यहाँ समझाने का प्रयास करती हूँ। पहला मैंने क्या बताया, प्रथम पद प्रधान, जिसको हमने क्या कहा, अव्ययीभाव समास। अभी हिंदी के समास बनाएंगे हम यहाँ से। दूसरा मैंने बताया आपको तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। तीसरा हमने पढ़ा यहाँ पर द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। और चौथा जो आपने देखा वो था क्या, वो था आपका बहुव्रीहि, बहुव्रीहि समास। ठीक है। अब देखो जो तो ये तीन है, अव्ययीभाव, द्वंद्व और बहुव्रीहि, ये तो हमने ऐसे उठा लिया। अब तीन कैसे बने, दो बनाने ना, और दो कैसे बने, दो निकले तत्पुरुष से, और एक हमने अलग कर दिया कर्मधारय को, कर्मधारय। इसकी मूल परिभाषा तो वही है जो तत्पुरुष की है। ठीक है। एक निकले क्या, द्वंद्व द्विगु समास, द्विगु समास। ये कहाँ से निकला भाई, तो ये निकला आपका तत्पुरुष समास से। ठीक है। अव्ययीभाव 1, तत्पुरुष 2, द्वंद्व 3 और बहुव्रीहि 4, और नंबर 5 पे आप बना सकते हैं यहाँ पर कर्मधारय, और छठा आ गया आपका द्विगु समास। इस तरीके से बनाइए। देखिए अब मैं यहाँ पर आपको हिंदी के योग्य पदों की प्रधानता के आधार पर हिंदी के आपको समझ आ गए होंगे कि हिंदी में कितने भेद हैं। अगर पूछेगा समास के कितने भेद है, कुछ भी नहीं लगाया आगे, तो समास, हिंदी में समास, क्योंकि हिंदी का पेपर है तो समास के भेद कितने आएंगे आपको, तो समास के भेद हो जाएंगे 6। पहला वही कौन सा, अव्ययीभाव, अव्ययीभाव समास। ठीक है। दूसरा हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास। पदों की प्रधानता के आधार पर अगर आपको याद होंगे तो इनकी परिभाषा वहीं पर क्लियर हो गई थी। तीसरा देखिए द्वंद्व समास। ठीक है, द्वंद्व समास। चौथा बहुव्रीहि समास। पांचवा बनाया था हमने कर्मधारय समास, और छठा बना था आपका द्विगु समास, द्विगु समास। ये 6 भेद आपके किसके हैं, तो ये आपके समास के। प्रधानता के आधार पर देखो, प्रथम पद प्रधान, दूसरा पद प्रधान, उभय पद प्रधान, और उभय पद अप्रधान। तो 4 निकले थे यहाँ से, अव्ययीभाव, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुव्रीहि। ठीक। चलिए अब इनको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहला लेते हैं हम लोग अव्ययीभाव, अव्ययीभाव समास। पहला है हमारा अव्ययी भाव समास, अव्ययीभाव समास। देखो पहली विशेषता क्या है इसकी, परिभाषा तो यही होती है, जिस क्या बनेगी अव्ययीभाव समास की, जिस पद की, जिसका क्या हो, जिस मस्त पद का पहला पद प्रधान हो, है ना, यही बनता ना यहाँ पे। देखो अब देखो आपने यहाँ लिखना है प्रथम पद प्रधान। पहली बात, किताबों वाली चीज़ें नहीं रटना, बस शॉर्ट में लिखना। प्रथम पद जिसका क्या होता है, प्रधान होता है, या क्या हो, प्रथम पद अव्यय, प्रथम पद क्या है, अव्यय। अव्यय को ही हम क्या कहते हैं, अविकारी भी कहते हैं, या उपसर्ग हो। प्रथम पद कैसा हो, या उपसर्ग हो। ठीक है। या फिर कोई क्या हो, संज्ञा, संज्ञा की रिपीटेशन भी होती है यहाँ पर। ठीक है। तीसरी विशेषता क्या आएगी इसकी, देखो थर्ड बात क्या आएगी इसमें, एक शब्द की पुनरावृत्ति हो, एक ही शब्द की पुनरावृत्ति। ठीक है।
या संस्कृत के उपसर्गों, बात वही है। उपसर्गों देखो 2-3 बातें निकल के आती है। क्या? पहला पद तो प्रधान होती है तो परिभाषा होगी। देखो प्रथम पद कैसा कैसा मिल सकता है, या तो अव्यय होगा, अव्यय मतलब उपसर्ग होगा, ठीक है, या फिर क्या होगा, शब्दों की 2 बातें निकल के आती है, शब्दों की पुनरावृत्ति, बार बार रिपीट होंगे शब्द, ठीक है। इसके लिए मैं कुछ उदाहरण आपको बता देती हूँ। जैसे यथार्थ, कोई प्रथम पद प्रधान क्यों होता है? क्योंकि यथा आप कहीं भी लगा देंगे अपना मतलब नहीं बदलता है। जैसे यथा मतलब अनुसार होता है, तो यानी किसके अनुसार है? अर्थ के अनुसार, अर्थ के अनुसार, ठीक है। जैसे फिर लगा दो यथाशक्ति, यथा शक्ति, यथाशक्ति, विग्रह क्या बनेगा? शक्ति के अनुसार। वैसे तो यही पूछा जाता है यथाशक्ति में कौन सा समास है, तो अव्ययभाव है, ठीक है। देख अगर आ उपसर्ग लगा, देखो आ जन्म, आ जब लग गया तो क्या देता है? जन्म तक, जन्म तक वाली सेंस देता है। जैसे प्रतिदिन, प्रतिदिन, तो ये दिन दिन की सेंस देता है, दिन दिन, ये विग्रह बनता है इसका, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि मैम वो वाला बता दो, रिपीट वाला कैसे होगा? जैसे एकाएक शब्द की पुनरावृत्ति है, एकाएक, दिनों दिन, दिनों दिन, संज्ञा शब्द रिपीट हो सकता है ना। जैसे बीचों बीच, बीच के बाद बीच, इसका विग्रह बनता है बीचों बीच। फिर आता है बारंबार, बारंबार, इस तरीके से। जैसे पल पल, ठीक है। और जैसे अगर मैं लगा दूं उपसर्ग यहाँ पर बेसहारा, बे उपसर्ग लगा दिया, बेसहारा, सहारे के बिना। बेशक, बहुत उदाहरण मिल जाएंगे आपको, बहुत सारे, ठीक है। प्रतिदिन, भरपेट, देखो भरपेट, आजीवन, आजीवन बहुत बार आता है, आजीवन, आजीवन में कौन सा समास है? अगर आपको उपसर्ग पहचाना आ गया ना, तो समझ आइए कि आप अव्ययभाव समास को अलग निकाल सकते हैं। अव्यय मतलब जिसका कोई अपना मतलब नहीं होता है ना, अव्यय मतलब अविकारी है ना, जिसके साथ ये जुड़ेगा वो सेंस देने लगेगा, बदलता नहीं है ये। जैसे भरपेट हो गया, जैसे भरसक, भरसक, या फिर भरमार होगी किसी चीज़ की, भरमार, ये इस तरीके से, ठीक है। ये हो गया आपका अव्ययभाव। दूसरी बात करते हैं आज तत्पुरुष को, हम कल पढ़ेंगे, थोड़ा लंबा है। दूसरी बात कर लेते हैं द्विगु समास की। दूसरा हम समास लेंगे यहाँ पर कौन सा? द्विगु समास, द्विगु, द्विगु, देखो द्विगु शब्द को ध्यान से देखो, द्विगु, द्विगु शब्द में भी समास है। अगर मैं पूछूं द्विगु में कौन सा समास है, तो इसका मतलब होता है 2 गायों का समूह, यानी 2 गायों का समूह। तो इसमें द्विगु में कौन सा समास है? द्विगु में है आपका द्विगु ही समास है, ठीक है। देखिए यहाँ क्या होती है, इसकी विशेषता क्या होती है बच्चे? जिस समास का, जिस समास का पहला पद या प्रथम पद कैसा हो? सबने रटा हुआ है, संख्यावाची हो। संख्यावाची तो हो, परंतु क्या, वो क्या बनाता हो? संख्या का समूह बनाता हो, ठीक है। संख्या तो 50 भी है, 20 भी है, 3 4 भी है, इस तरीके से, है ना। तो कुछ एग्जाम्पल देख लो इसके उदाहरण के लिए। जैसे आपने बहुत प्यारा शब्द सुना होगा त्रिनेत्र। अब आप बोलेंगे मैम त्रिनेत्र तो शंकर को भी कहते हैं,
पर अगर ये बहुब्री ऐसा है जो एक का स्थान दूसरा ले लेता है, अगर एक नहीं है तो दूसरा आ जाएगा आगे, है ना। यहाँ पर मुझे परिप्रेक्ष्य में किसके लेना है ये मैं लास्ट में समझा दूंगी आपको कि कौन सा कब लेगा। 3 नेत्रों का समूह। अब ये आप इसको द्विगु समास में रखिए, 3 नेत्रों का समूह। अगला देखिए, जैसे पंजाब, पंजाब 5 नदियों का समूह, तभी तो पंजाब है ना, 5 नदियों का समूह। ठीक है, जैसे आपको मिलेगा दोपहर, 2 पहरों का समूह। ठीक है, अगर मान लो जैसे मिल जाए सप्त सिंधु, सप्त सिंधु 7 सिंधुओं का समूह, इस तरीके से। जैसे त्रिलोक, लिखते जाएं आप लोग, त्रिलोक 3 लोकों का समूह। चौराहा सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है, चौराहा 4 राहों का समूह। नवरात्र ये आया भी था एग्जाम में, लेकिन वहाँ पर द्विगु समास ऑप्शन में था ही नहीं, तो उसका बहुब्री आना था। 9 रात्रियों का समूह। सतसई, सतसई, सतसई मतलब सतसई, सतसई मतलब 700, 700 दोहों का समूह। दोहे जो लिखते हैं, दोहों का समूह। ठीक है, 700 दोहों का समूह, सतसई। शताब्दी तो सुना ही होगा, शताब्दी 100 अवधि, अवधि मतलब शत मतलब 100, अवधि मतलब साल, शत अवधियों का समूह। ठीक है, फिर आपने सप्ताह भी सुना होगा, सप्ताह 7 दिनों का समूह, 7 दिनों का समूह। फिर आपने सुना होगा त्रिकोण, देखो आगे संख्या आ रही ना, संख्या आ रही है सब में। त्रिकोण 3 कोणों का समूह, है ना। फिर आता है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ 36 गढ़ों का समूह। गढ़ मतलब किले, तो 36 गढ़ों का समूह, इस तरीके से बनाइए छत्तीसगढ़, है ना। फिर देखो बच्चे, एक होता है पखवाड़ा, जो याद रखने वाला होता है, पखवाड़ा। पखवाड़ा कहते हैं हम 15 दिनों का समूह। ठीक है, 15 दिनों का समूह, उसको हम क्या कहते हैं, पखवाड़ा। ठीक है, त्रिभुवन एग्जाम्पल बुक में बहुत मिल जाएंगे आपको, लेकिन अपना दिमाग लगाना है कि कहाँ। त्रि मतलब 3, है ना। चौमासा, त्रिमासा, बहुत सारी चीज़ें। चौमासा 4 मासों का समूह। ठीक है, सप्तपदी 7 पदों का समूह। दशावधि, देखो दशावधि 10 अवधि यानी 10 अवधि का समूह। ठीक है, पंचवटी 5 वटों का समूह, पंचवटी भी बनाए नाम, है ना। तिरंगा 3 रंगों का समूह, इस तरीके से। देखो फंसाता कहाँ है, देखो अगर एग्जाम्पल में आपको वाक्य दिया जाए, जैसे राम पंजाब गया, अंडरलाइन कर दिया मैंने पंजाब को। ठीक है, या अगर आ जाए आपको क्या कि श्याम त्रिनेत्र की पूजा करता है। ठीक है, या खाली पूछ लिया जाए पंजाब में कौन सा समास है, या पूछ लें त्रिनेत्र में कौन सा समास है, इस तरीके से पूछ ले। तो यहाँ देखिए, और अगर सिंपल बोलें कि उसके त्रिनेत्र हैं, उसके त्रिनेत्र हैं, बहुत अच्छे से समझिएगा इस बात को। देखो पंजाब आया है, इसका मतलब स्थान की बात कर रहा है। तीसरा अर्थ समझ में आ रहा है, जब तीसरा अर्थ समझ में आया तो वहाँ पर काम करता है बहुब्रीहि समास। ठीक है, बहुब्रीहि समास आएगा। फिर अगर यहाँ पर खाली पंजाब आया, यानी 5 आबों के बात कर रहा है, 5 आब मतलब नदियाँ, 5 आब की बात कर रहा है, तो वहाँ पर क्या आ जाएगा आपका द्विगु समास।
अगर जैसे श्याम त्रिनेत्र की पूजा करता है, तो यानी शंकर की बात कर रहा है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका बहुब्रीहि समास। ठीक है, यहाँ पर बहुब्रीहि समास काम करेगा। लेकिन अगर उसके त्रिनेत्र है उसके, यानी कि यहाँ पर काम करेगा आपका द्विगु समास। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखिए बच्चों, अगर आप बोलेंगे मैम एक एक, अभी मैंने आपको बताया था एक एक में समास है अव्ययभाव, रिपीटेशन हो रही है, दो संख्याओं का रिपीटेशन हो जाए तो वहाँ पर कौन सा समास लगाओगे, अव्ययभाव। ठीक है, अगर आप बोलेंगे जैसे 3 4, ये भी तो मैम संख्या है, क्या इसमें द्विगु समास है, बिल्कुल भी नहीं। 3 4 में 3 और 4, यहाँ पर आपका द्वंद्व समास काम करेगा। यहाँ पर कौन सा समास आएगा आपका, यहाँ पर आ जाएगा द्वंद्व समास। ठीक है, द्वंद्व 3 4 में। अब और अगर आ जाए सप्ताह, अगर ऐसे बोलेगा सप्ताह, तो सप्ताह तो सिंपल बात है, देखो 7 दिनों का समय, तो द्विगु समास आएगा यहाँ पर। ठीक, तो आज हमने बात की है समास के बारे में। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी इससे आगे वाले हम कल डिस्कस करेंगे बच्चों। ठीक है, चलिए आज हमने पढ़ा क्या, थोड़ा सा मैं रिपीट करवा देती हूँ। आज हमने पढ़ा कि समास क्या होता है। देखिए, सबसे पहले समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त करना या छोटा करना। ठीक है, फिर हमने देखा इसका विलोम शब्द पूछा जाता है अक्सर, तो व्यास। ठीक है, और अगर परिभाषा की बात करें तो 2 या 2 से अधिक शब्दों के सार्थक मेल को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर सार्थक मेल होता है, और वह जो संधि थी उसमें वर्णों के मेल से विकार पैदा होता है, इसलिए आपने यहाँ पर अच्छे से याद रखना है इस चीज़ को। ठीक है, यहाँ पर 2 या 2 से अधिक शब्दों के सार्थक मेल को, यहाँ पे संयोग होता है बच्चे, डायरेक्ट जुड़ते हैं, या संयोग मतलब जुड़ना साथ में, है ना। संयोग किसे कहते हैं, देखो संयोग क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। संयोग अगर बोला संयोग है कि संधि है, तो संयोग होता है समास में। कैसे, एक तरफ रसोई था, दूसरी तरफ क्या था, घर। अब मैंने इस घर को पास ला दिया तो संयोग हो गया इसका, तो क्या बन गया, ये रसोई घर बन गया यहाँ पर, तो संयोग होता है इसका आपस में। ठीक है, इस तरीके से। फिर मैंने बताया कि इसमें कुछ शब्दावली आपने याद रखनी है कि 2 पद कौन कौन से इसमें, एक तो प्रथम पद होता है, दूसरा उत्तर पद होता है, पूर्व पद और उत्तर पद। समस्त पद हम किसको कहते हैं, जो इन दोनों से मिलकर बनता था। फिर समास विग्रह, है ना, इनको अलग अलग करने पर जो बनता है, ये यहाँ मैंने आपको अच्छे से समझा भी दिया था कि इसको क्या कहते हैं। अब भेद की बारी है, तो प्रधानता के आधार पर 4, और ये आया हुआ क्वेश्चन है कि प्रधानता के आधार पर समास के कितने भेद होते हैं, तो 4 ही लगाना आपने। अगर सिंपल पूछेगा कि हिंदी में समास कितने होते हैं, तो 6 होते हैं। ठीक, और मूल तो वैसे अभी तक क्वेश्चन बना नहीं है। और फिर हमने 6 भेद देखे कि 6 भेद कैसे कैसे बने। पहला था आपका अव्ययभाव, दूसरा था तत्पुरुष, तीसरा द्वंद्व, चौथा बहुव्रीहि, और तत्पुरुष से निकले फिर 2 और कर्मधारय और आपका द्विगु समास। ठीक है, तत्पुरुष से बल्कि 3 निकले, एक नए समास भी होता है, नए, अगर आपने देखा होगा नए, ये तत्पुरुष के अंदर ही पढ़ते हैं हम, नए तत्पुरुष इसको कहते हैं, तो वो तत्पुरुष से निकला है, बताऊंगी आगे डिटेल में। ठीक है, तो हमने डिस्कस किया अव्ययभाव समास को, इसकी विशेषता क्या थी भाई, अगर परिभाषा पूछ ले, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि जिसका पहला पद प्रधान हो उसे क्या कहते हैं, तो उसको अव्ययभाव समास कहते हैं। इसका पहला पद उपसर्ग की तरह काम करता है, और एक ही शब्द की अगर रिपीटेशन हो तो वहाँ पर भी कौन सा होता है, अव्ययभाव समास होता है। ठीक है, फिर हमने बात की द्विगु समास की, जिस समास का पहला पद क्या होता है, संख्यावाची होता है, परंतु उस संख्या का क्या बनना चाहिए, समूह बनना चाहिए। जैसे चौराहा, अगर सिंपल आ गया 1 2, तो 1 2 कुछ है नहीं है ना। जैसे 2 4 आ गया, तो ये भी यहाँ पर समास द्विगुणी बनाता है। संख्या नहीं देखनी है आपने, आपने उसका एक ग्रुप भी देखना है, एक ग्रुप बनना चाहिए उसका। ठीक है, इस तरीके से बच्चों आज के लिए हम इतना रखते हैं। ठीक है, धन्यवाद, और हो सके तो थोड़ा सा लाइक शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू सो मच, एंड बाय बाय।